नमस्कार। मैं सोनू उन्नति रेबिट फार्म के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मुझे एक्चुअली क्या है, काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं जिन लोगों ने नया रेबिट फार्म शुरू करना है उनके, और इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं उनके। लेकिन उनके क्वेश्चंस में कुछ मैक्सिमम वो चीज़ें होती है कि वो लोग बोलते हैं कि हमने देखा है कि रेबिट फार्म में इतने लोगों को, कई लोगों को इतने का नुकसान हो गया, इतने फार्म वहाँ बंद हो चुके हैं, और ये एक तरह से नुकसान का बिजनेस है, नुकसान का धंधा है। तो ये सब क्यों हो रहा है और रेबिट फार्मिंग क्यों फेल हो रही है, इसी पर मैं आज के वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखें, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए कि रेबिट फार्मिंग क्यों फेल हो रही है और क्यों अधिकतर रेबिट फार्म शुरू के एक साल में बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मुझे जब लोग कॉल करते हैं तो उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं रेबिट फार्मिंग के रिगार्डिंग कि ये धंधा जो है मतलब नुकसान का बिजनेस है, काफ़ी लोगों को इसमें नुकसान हो गया है कि रेबिट फार्मिंग एक तरह से फेल है इंडिया में। तो ये क्यों फेल है और क्या रीज़न है इसके पीछे फेल होने के, तो वही सारी मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अब कोशिश करूँगा कि मैं एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। अगर ना हुआ तो हो सकता है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी आए, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, आपको रेबिट फार्मिंग शुरू करने से पहले उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो रेबिट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं जो रेबिट फार्मिंग शुरू करने की सोच रहे हैं। साथ में वो लोग जो रेबिट फार्मिंग शुरू कर चुके हैं, जो लोग अभी करंट में फार्म चला रहे हैं, तो उन लोगों को भी आगे आने वाले नुकसान से बचने के लिए ये वीडियो पूरा देख के और इन चीज़ों को समझ के आप लोग काम करें। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है और अभी तक जो मैंने देखा है और समझा है रेबिट फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आप रेबिट फार्मिंग शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें, ठीक है। एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपका रेबिट फार्मिंग की पूरी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए कि आपका कितना उसमें जो है इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है, कितना तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में कितना आपका जो है आने वाले एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, जिसको हम रनिंग कॉस्ट के तौर पे यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि रेबिट फार्मिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने जो एक बार सेट बना लिया, आप खरगोश लेके आ गए, उनमें जो पैसा लग गया, आगे कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। जो लोग ऐसा बोलते हैं अपने वीडियोज में, जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि हाँ एक बार आप 4 से 5 लाख रुपए लगा दीजिए और उसके बाद में हर 2 महीने 3 महीने में आपके 50-60 हज़ार, मतलब 1 लाख 1.5 लाख रुपए की कमाई आपको जो होने लग जाएगी 50-60 हज़ार रुपये महीने की, तो वो लोग सिर्फ आप वो ये ऐसा बोलना उनकी सिर्फ मार्केटिंग का एक तरह से फंडा है, आप लोगों को अट्रैक्ट करने का, बेवकूफ़ बना के फार्म खुलवाने का, ठीक है। आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझिए कि कभी भी ऐसा कोई बिजनेस नहीं होता कि आप 4-5 लाख रुपए लगाएं और 6-7 लाख रुपए हर साल कमा लें। एक बैच में 3 से 4 लाख, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए का एक बैच बिक जाए, 50-60 हज़ार रुपये महीने की कमाई हो जाए, ये सब बिल्कुल फ्रॉड है, झूठ है, ठीक है। तो इस वीडियो में वही चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ठीक से देखें और समझें, ठीक है। तो एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ये आप किसी एक्सपीरियंस रेबिट फार्मर जो ऑलरेडी रेबिट फार्मिंग कर रहा है 2 साल 3 साल से, उससे बनवा सकते हैं, या कोई जो रेबिट फार्मिंग में एक्सपर्ट हो उससे आप बात करके उससे बनवा सकते हैं। इसमें आपकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए प्रोजेक्ट की कि आपका कितने रेबिट का आप प्रोजेक्ट जो है सेटअप कर रहे हैं, आपकी लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्या क्या फीड की अवेलेबिलिटी है, इसके अलावा उसमें आपको कितना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना आपके जो है रनिंग कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लोकेशन। वैसे तो आप ऑल ओवर इंडिया इसको आप रेबिट फार्मिंग को कर सकते हैं, वैसे कोई लोकेशन की स्पेसिफाई लोकेशन नहीं है, बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला टेम्परेचर, दूसरा बारिश का, कि आपके फार्म के अंदर जो है बरसात का पानी जमा नहीं होना चाहिए, बरसात का पानी जो है फार्म के अंदर नहीं जाना चाहिए, खरगोश आपके बारिश के से गीले नहीं होने चाहिए, पहला। और दूसरा, आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 से 30 डिग्री के बीच में, मैक्सिमम जो होता है 22 डिग्री 25 डिग्री के लगभग आप मेंटेन कर ले तो बेटर है, लेकिन ये है कि आप 25 से 30 डिग्री के बीच में मेंटेन कर सकते हैं। सर्दियों में 15 डिग्री के ऊपर रखें और गर्मियों में जो है 30 डिग्री से नीचे के कोशिश करें। तो ये दो चीज़ें आपको जो है टेम्परेचर में। अब तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो है ब्रीड। ब्रीड जो है आपकी प्योर ब्रीड होनी चाहिए, और दूसरा इसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो लोग मैक्सिमम रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं उनके पास या तो ब्रीड ख़राब है, क्रॉस ब्रीड के मैक्सिमम रेबिट हैं जो, और प्योरिटी उनमें नहीं है, क्वालिटी नहीं है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं जो आप लोगों को अच्छा मोटा मोटा प्रॉफिट दिखा के और आपका रेबिट फार्म खुलवा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोच के
और रेबिट फार्मिंग में घुस जाते हैं आप बिना इस चीज़ को जाने कि प्रॉपर ब्रीड क्या होती है रेबिट की, क्रॉस ब्रीड क्या होता है, प्योर ब्रीड क्या होता है, हाई ब्रीड क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों को जाने बिना तो ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जब क्या होता है आपके पास प्योर ब्रीड का रेबिट नहीं होता है, अच्छी नस्ल नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी का रेबिट नहीं होता है, तो वो आपको प्रोडक्शन भी इफेक्ट करता है और उसमें आगे जाके आपको वेट गेन होने में दिक्कत आती है। ये मैं आपको पहले भी अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ। वेट गेन करने में उनको दिक्कत आती है, बीमार ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीड का आप ध्यान रखें, ज़्यादा ब्रीड में ना घुसें, 2 या 3 ब्रीड के साथ ही आप काम करें, जैसे न्यूजीलैंड वाइट हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, सोवे चिंचला हो गया और ब्लैक ब्राउन हो गया। इसके अलावा जैसे डच वगैरह है, ये लोग आप ना यूज करें तो बेटर है। इसके अलावा चौथी सबसे बड़ी चीज़ है बजट, क्योंकि बजट 2 तरह का होता है रेबिट फार्मिंग में। पहला होता है इनिशियल, दूसरा होता है रनिंग। जो लोग आपको ऑलरेडी ऐसे बता के काम करते हैं कि हाँ 5 से 6 लाख रुपए में आपकी रेबिट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, इसके बाद कोई खर्चा नहीं है और आपको 45 दिन में 300 साढ़े 300 बच्चों का लोट तैयार हो जाएगा और आपका 1 से 1.5 लाख रुपए का ये लोट बिक जाएगा और आप महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमाने लग जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मार्केटिंग के फंडे हैं। इन लोगों का आप मार्केटिंग करने का तरीका है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है, फार्म पर खुलाने का तरीका है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक टाइम होता है जब आपको पर्टिकुलर इनकम स्टार्ट होती है, और रेबिट फार्मिंग में कभी ऐसा नहीं होता कि आप रेबिट फार्मिंग एक बार पैसा लगा के शुरू किया और आपके 3 से 4 महीने में पैसा आना शुरू हो जाए, बिल्कुल गलत है। एक वेटिंग पीरियड होता है, एक टाइम होता है आपकी अर्निंग शुरू होने का, ठीक है। तो 2 तरह की इसमें रनिंग कॉस्ट होती है, एक तो आपका इनिशियल हो गया, इनिशियल में आपने शेड बना लिया, ठीक है, उसको रेबिट को रखने के लिए जो शेड होता है वो बना लिया आपने। दूसरा आपने इस चीज़ के लिए क्या, आपका रेबिट जो परचेज कर लिए, उनके केजेज हो गए, इक्विपमेंट हो गया, फीडर बॉक्स हो गया, पानी की कटोरी हो गई, जो भी वो सारी चीज़ें आपने, तो ये होगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा आपके पास कम से कम 1 साल के लिए फंडिंग होनी चाहिए उनकी रनिंग कॉस्ट के लिए, क्योंकि ये 2 तरह का बजट आपके पास होना चाहिए रेबिट फार्मिंग को प्रॉपर चलाने के लिए, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपके सक्सेस होने के चांसेस जो है 90-95% से ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है आपकी चौथी सबसे बड़ी चीज़, वो है इकोनॉमिक्स रेबिट फार्मिंग की। इकोनॉमिक्स में 2 चीज़ें आती है, एक तो वेटिंग पीरियड आपका इस बिजनेस का क्या है। वेटिंग पीरियड आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप रेबिट फार्मिंग शुरू करते हैं तो शुरू करने के बाद कितने टाइम बाद आपको प्रॉपर इनकम शुरू हो जाएगी, जिस इनकम से आप अपना रनिंग कॉस्ट उसमें से निकाल सके और बचे हुए पैसे से जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है उसकी रिकवरी कर सके। जैसे कि इस तरह से आप समझिए कि मैंने 5 से 6 लाख रुपए लगा के शेड बना के और रेबिट परचेज करके रेबिट फार्मिंग शुरू कर दी, ठीक है। इसके अलावा मैंने कम से कम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा रख लिए आने वाले टाइम पे, 6 से 8 महीने का जो मेरा टाइम है उसमें मुझे उनको खिलाना है, उनको बड़े करना है, उनको ग्रो करके बेचना है। तो उस टाइम पे मुझे क्या क्या ज़रूरतें लगेंगी, उनके फीड के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके फार्म के मैनेजमेंट के लिए जो पैसे लगेंगे वो मैंने रख लिए। तो ये जो 8 महीने 10 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, इसी के बाद आपको एक प्रॉपर जो है पैसा अर्निंग आना स्टार्ट होती है, जिसमें से आप अपना रनिंग कॉस्ट निकालने के बाद जो पैसा बचता है उससे आप अपने पैसे की रिकवरी कर सके इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग पे जो है मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को एक मेरी एडवाइस रहेगी सब लोगों को, कि आप कोशिश करें कि सेल्फ मार्केटिंग की। अगर आप रेबिट फार्मिंग कर रहे हैं तो अपने लोकल में खरगोश बेचने की कोशिश करें, रेबिट फार्मिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी दिक्कत है और बहुत बड़ी समस्या सबको आती है बाद में। रेबिट फार्मिंग में यही होता है कि जब उसके पास मार्केटिंग का सोर्स नहीं होता, वो प्रॉपरली डिपेंड होता है कंपनी के ऊपर, बाय बैक के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी आपके साथ इस तरह से धोखा करती है कि आपको रेट ढंग से नहीं देती है, टाइम पे आपका माल नहीं उठाती है, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेज होते हैं। तो आप मार्केटिंग पे ध्यान दें, अपना खुद का मार्केट तैयार करें। आप मीट के लिए बेचें, छोटे बच्चों को पेट पर्पज के लिए बेचें, अपने तरीके से मार्केटिंग तैयार करें। वहाँ पे 2 पैसा आपको कम मिलेगा, लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे माल बेचने के लिए। किसी को आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा कि आके मेरा माल उठाइए, माल पड़ा हुआ है, या वो लोग बोलेंगे 1 महीने में गाड़ी आएगी, 10 दिन में गाड़ी आएगी, 15 दिन में। इस तरह से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। तो ये होता है मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा फंडा इसमें होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है ट्रेनिंग, डिजीज और ट्रीटमेंट। ट्रेनिंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। ट्रेनिंग में आपको सारी रेबिट में क्या क्या डिजीज होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, कौन कौन से आपको ग्रोथ मेडिसिन है जो ग्रोथ के लिए यूज करनी है, कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए यूज करनी चाहिए। ये आपका सबसे बड़ा एक तरह से लोगों के पास जो सोर्स नहीं होता है ये जानकारी आने का, वो लोग गलत लोगों से फंस जाते हैं बाद में। प्रॉपर ट्रेनिंग की वजह से नहीं होने की वजह से, या प्रॉपर जानकारी नहीं होने की वजह से उनके फार्म जो है फेल होने लग जाते हैं, रेबिट फार्म। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है रेबिट फार्म में फेल होने का, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है टाइम टू स्टार्ट, कि आपको रेबिट फार्मिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। वैसे कोई रेबिट फार्मिंग के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आप कब स्टार्ट करें कब नहीं करें,
लेकिन सबसे पहले जब भी आप रेबिट फार्मिंग शुरू करें तो दो चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप अपना शेड तैयार कर लें, और किस मौसम में शुरू कर रहे हैं उससे उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लें। अगर आप गर्मी से पहले शुरू कर रहे हैं, यानी कि अगर आप फरवरी और मार्च के लगभग या जनवरी फरवरी मार्च में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट आने वाला जो सीज़न होता है वो होता है गर्मी का। तो उस टाइम को लेके आप पहले तैयारी करके रखिए कि हमें गर्मी में जो है टेम्परेचर डाउन करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप सर्दी के स्टार्टिंग में शुरू कर रहे हैं, अगर सितंबर के अगस्त सितंबर में शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर आने वाली सर्दी को लेकर आपको तैयारियां रख लेनी चाहिए कि हमें टेम्परेचर जो है फार्म का अंदर बढ़ाने के लिए, यानी कि ज़्यादा ठंडी ना हो, उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए, ठीक है। दो टाइम आप अवॉइड करें, मई और जून का जो है आप अवॉइड कर दें। कोशिश करें कि इस टाइम पे आप रेबिट फार्मिंग शुरू ना करें। इस टाइम पे आप बाकी का जो काम है शेड बनाने का, इस तरह की आप तैयारी कर लें, लेकिन ब्रीड ला के अपने फार्म पे कभी ना रखें गर्मी के टाइम पे, जब मई और जून में हो, ठीक है। यानी कि 1 मई से 15 जून के बीच में कभी भी ब्रीड परचेज ना करें और फार्मिंग शुरू ना करें। दूसरा, बरसात में जुलाई के टाइम पे और 15 अगस्त तक, यानी कि जुलाई और 15 अगस्त का आधा महीना, इसमें भी आप कभी भी रेबिट फार्मिंग शुरू ना करें, कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बारिश ज़्यादा होती है, उमस होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से रेबिट को जो है बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि गर्मी और इस टाइम पे बरसात के टाइम पे जो है रेबिट को काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी बीमार होने के चांसेज होते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये मैं आज के वीडियो में ये मोटी मोटी जो है आपको सारी जानकारी दी है। इसके अलावा और जो ज़रूरी चीज़ें जो रेबिट फार्मिंग में फेल होने के सबसे ज़्यादा कारण होते हैं, वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस बारे में बताऊँगा। फीड और वाटर मैनेजमेंट जो होता है आपका, और फार्म मैनेजमेंट, ये दो बहुत बड़े कारण होते हैं जो मैंने बताए, उसके अलावा आपके फार्मिंग में फेल होने के, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिले सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट जो है रेबिट फार्मिंग फेल होने के कारण बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए। थैंक यू।